हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी 71 पर। आज हम ये उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो पढ़ेंगे। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, मेरे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है बायोलॉजी का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आज का, जो कि हर एक एग्जाम के लिए आपको पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होने वाला है। यानी इससे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी जो सेकेंड स्टेज वाला एग्जाम होने वाला है उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि आपको पूरा इसमें समझ में आए। भागिएगा नहीं ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, किसी भी एग्जाम के लिए आपके काफ़ी ज़रूरी होने वाला है ये वीडियो। तो हम लोग पार्ट 1 में क्या देखे थे कि जितना किडनी का सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है, उसमें का सारा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लिए थे। आगे उसमें जो पढ़ेंगे आज हम लोग, वो आप लोग ये जो देख रहे हैं ना ये पिक्चर, ये क्या चीज़ का, ये नेफ्रॉन का है। यानी कि किडनी में सबसे अधिक कोई काम करता है तो कौन काम करता है? नेफ्रॉन का काम रहता है। नेफ्रॉन यानी कि नेफ्रोलॉजी, यानी कि किडनी के अध्ययन को क्या कहता है? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। तो यानी कि नेफ्रोलॉजी ये जो चीज आप पढ़ रहे हैं, यानी किडनी में इनकी संख्या कितनी होती है पूछ देगा तो 8 लाख है। किडनी में इसकी संख्या कितनी है? 8 लाख है। इनका काम क्या होता है उसी चीज़ को हम लोग जानकारी लेंगे कि नेफ्रोलॉजी में नेफ्रॉन का काम क्या होता है। जो आप ये देख रहे हैं ना नेफ्रॉन में, ये आप जो देख रहे हैं ये है ग्लोमेरुलस। क्या है? ग्लोमेरुलस। इसके अंदर वाला पार्ट में देख रहे हैं ना ओमेन कैप्सूल, यानी कि इसे संपुट भी कहा जाता है। ये जानते हैं इसका काम क्या होता है? ये बहुत अधिक इसका शरीर में काम है, यानी कि किडनी में ये बहुत अधिक काम करता है। देखिए ग्लोमेरुलस का जो काम होता है, जैसे ही ब्लड यहाँ पहुँचता है तो ये क्या करता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है, यानी कि उसको निस्पंदन का काम करता है। यानी कि जैसे ब्लड इसमें घुसेगा तो छानने का कहाँ से शुरुआत होता है? यही ग्लोमेरुलस से शुरुआत होता है। यानी कि ब्लड छानने का प्रोसेस यहीं से शुरुआत हो, जो जालनीमा आप देख रहे हैं। तो छानता है तो भाई किस चीज़ को छानता है? तो देखिए जैसे इसमें ब्लड घुसेगा तो ब्लड के कौन को छान देता है? और ब्लड में देखिए बहुत सारा चीज़ होता है, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, बहुत सारा चीज़ें होता है। तो ये छानने के काम तो करता है, लेकिन इन सभी को छान देता है। यानी विटामिन, मिनरल्स, जितने भी प्रोटीन वगैरह ब्लड के अंदर पाया जाता है सभी को छान के ये अंदर भेज देता है। अब बताइए सभी को छान लेगा और उसके बाद जो शुद्ध ब्लड होता है उसको रिटर्न कर देता है। तो ये काम करता है ग्लोमेरुलस जो होता है, यानी कि ब्लड को तो छानता है लेकिन साथ साथ प्रोटीन और जितना मिनरल्स यानी कि छोटे छोटे कण होता है सबको छान के किसको दे देता है? ओमेन कैप्सूल को दे देता है। ओमेन कैप्सूल जो होता है ये कहता है, देखिए क्या कि आप तो सबको छान दिए, अब विटामिन और मिनरल्स को कौन छानेगा? ये काम करता है, ये छानने का काम करता है कौन? ओमेन कैप्सूल। ये करता है कि ब्लड में से जितने भी विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन वगैरह जितना पाया जाता है सबको छान लेता है, और छान के जिस इसमें से जो अशुद्ध चीज बच जाता है, अशुद्ध जानते हैं ना, यूरिया होता है, उसको यूरिया को छान के नेफ्रॉन को दे देता है। नेफ्रॉन के द्वारा शरीर के द्वारा बाहर निकल जाता है कि नहीं? यानी कि शरीर से यूरिया बाहर निकल जाता है। तो ओमेन कैप्सूल अगर नहीं रहे तो भी प्रॉब्लम। यहाँ जो होगा ये छानेगा, फिर से एक बार समझ लीजिए, ये छानता है, शुद्ध ब्लड को अलग करता है, लेकिन इसमें विटामिन, मिनरल जो छोटे छोटे कण होता है उसको नहीं छान पाता है। यानी कि ब्लड के कण को ये छानता है, यानी कि ओरिजिनल ब्लड को, यानी कि प्योर ब्लड को, यानी कि शुद्ध ब्लड को लौटा देगा। लेकिन साथ साथ ये जो होता है, जो मिनरल्स और विटामिन होता है उसको भी ये छानता है, लेकिन ये जो कण होते हैं वो भेज देता है किसके पास? ओमेन कैप्सूल के पास। तो ये कहता है कि नहीं, हम तो नहीं जाने देंगे। तो ये क्या करता है? वही विटामिन मिनरल्स को ये छान लेता है, विटामिन मिनरल को छान लेता है, और इसमें से जो अशुद्ध चीजें हैं, जो यूरिया है, वो शरीर को, नेफ्रॉन को दे देता है, नेफ्रॉन इसको बाहर कर देता है। अब समझ गए होंगे? तो ये विटामिन मिनरल को कैसे ये संपुट छानता है या ओमेन कैप्सूल छानता है? ये छानेगा लेकिन सबको ये छान देता है। समझ में आया? तो सबको छान देता है। ये जो है खराब चीजों को यानी अशुद्ध चीजों को दे देता है नेफ्रॉन को, नेफ्रॉन इसको बाहर निकाल देता है। समझ गए? तो इसका काम क्या होता है? ग्लोमेरुलस का फिल्ट्राइजेशन का काम करता है, ब्लड को छानने का काम करता है, और रिटर्न प्योर ब्लड आपको बता दिए हैं कि प्योर ब्लड जो होता है उसको रिटर्न करता है कौन? ग्लोमेरुलस। इसका काम जब ये पास पहुंचे तो ओमेन कैप्सूल का काम करता है यूरिया को सेपरेट कर देना, यानी कि जो यूरिया होता है वो भेज देता है किसके? नेफ्रॉन के पास। या उसके बाद जब ये अलग कर देगा तो यूरिया शरीर के बाहर निकल जाता है। उसके बाद देखिए यही डायलिसिस के प्रोसेस, डायलिसिस को हिंदी में ऑफ वन कहते हैं।
डायलिसिस समझते हैं, जब आदमी का किडनी खराब हो जाता है तो डायलिसिस प्रोसेस के द्वारा ब्लड को निकाला जाता है और चढ़ाया जाता है। जो काम शरीर में किडनी का काम होता है वो काम शरीर ये मशीनरी द्वारा हम लोग करते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस प्रोसेस होता है जो ब्लड को फिर से रिटर्न करना निकलना, तो ये किडनी का काम रहता है। मतलब किडनी जो ब्लड को फिर मतलब रिटर्न करती है निकालती है, जो भी प्रोसेस रहता है वो काम मशीन के द्वारा होता है जिसे हम डायलिसिस कहते हैं, हिंदी में इसे अपवन कहा जाता है। समझ गए? नेफ्रॉन ये काम है यूरिया को बाहर निकालना, ये टोटल तो नेफ्रॉन ही है, यानी कि ये बाहर निकल जाता है। समझ गए होंगे? तो इसको आप भली बात बहुत अच्छे से समझ गए कि नेफ्रॉन क्या होता है। उसके बाद देखिए जो यूरिया बनता है ना, पेशाब यानी कि यूरिन बनता है, इसमें क्या क्या चीजें होता है देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत अच्छा से देखिएगा। इसमें देखिए जो यूरिन होता है ना, पेशाब बनता है, उसमें सबसे अधिक पानी होता है 95%। सबसे अधिक पानी होता है कितना? 95%। यूरिया जो होता है, यूरिया इसमें 2% होता है। पूछ देता है, कई कई बार पूछा हुआ है कि जो यूरिन बनता है उसमें यूरिया कितना परसेंट होता है? 2% से 2% होता है। और देखिए डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो आपको जो ब्लड के चेक होता है ना, चाहे पेशाब चेक होता है, तो उसमें देखता है कि यूरिया कितना है? 2%। और यूरिया बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा कि नहीं, तो वो कहता है कि आपका यूरिया बढ़ा हुआ है, इसका इलाज करवाइए, ऐसे करवाइए। तो यूरिया को देखता है, यूरिया आपको कितना होना चाहिए? 2% होना चाहिए। क्या चीज में? पेशाब में, यानी कि यूरिन में यूरिया 2%, अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका पीएच मान कितना है? 4.8%। अब देखिए 4.8% का मतलब क्या हुआ कि आपका जो पीएच वैल्यू है 7 से अगर नीचे रहेगा तो एसिड होता है, 7 से अधिक हो जाएगा तो बेस होता है ना। तो ये क्या है? एसिड है, यानी कि 4.8 है तो एसिड है। नेचर का मतलब कि इसका स्वभाव, जब 4.8 है तो सेट एसिड है कि नहीं, तो एसिड जो होगा यानी कि वो जो 7 से कम होता है एसिड होता है, और जो 7 से अधिक होता है वो बेस होता है। समझ गए? तो नेचर इसका कैसा है? एसिड है। अब देखिए जो इसका कलर होता है पेशाब का, वो इसका कि जो कलर होता है पेशाब का किसके कारण होता है? पूछा जाएगा कि पेशाब का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के द्वारा होता है। यूरोक्रोम के द्वारा पेशाब का पीला रंग यूरोक्रोम के द्वारा। अगर पूछ देगा कि पैखाना जो होता है लेटरिन, उसका पीला कलर किस चीज के होता है? तो बेलुरुलम के कारण होता है, बेलुरुलम। ठीक है, तो बेलुरुलम के कारण जो होता है पैखाना का रंग पीला होता है, और येलो कलर जो पेशाब का होता है यूरोक्रोम के चलते होता है। अब पूछेगा कि पेशाब में जो गंध आता है वो कैसे होता है, क्यों हो जाता है? देखिए पेशाब करने समय तो यूरिया में रहता है, और जब पेशाब कर देने के 2-3 घंटा के बाद वो अमोनिया में चेंज हो जाता है, तो इसीलिए गंध देता है। तो पूछेगा कि पेशाब का जो गंध होता है वो किसके कारण होता है? तो मतलब कि पेशाब में पाए जाने वाले जो अमोनिया होता है, शरीर में आपको अमोनिया होता है, लेकिन अमोनिया जब अमोनिया क्या चीज में चेंज होता है? यूरिया में। तो शरीर से बाहर हम लोग क्या चीज निकलता है? यूरिया निकलता है। फिर 2 घंटे के बाद वो अमोनिया बन जाता है। तो किसके कारण जो होता है? अमोनिया के कारण होता है पेशाब में गंध। अगर सबसे अधिक पूछ देगा कि भाई किसी का इतना मूत्र गंध क्यों देता है, सबसे अधिक गंध क्यों देता है, तो सबसे अधिक गंध इसलिए देता है कि उसका अमोनिया की मात्रा बढ़ गया है। ठीक है, तो किसी का आदमी का पेशाब जो होगा गंध देने का मेन है कि उसको अमोनिया की मात्रा का बढ़ जाना है। समझ में आया? यही होता है। और आपका पेशाब का रंग समझ गए कि पीला रंग की होता है यूरोक्रोम के कारण। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होने वाला है। उसके बाद देखिए किडनी में बीमारी भी हो जाता है। किडनी अगर खराब हो जाए तो क्या करिएगा? फिर दिक्कत होगा कि नहीं? तो क्या क्या लक्षण है थोड़ा देख लीजिए। देखिए किडनी में जब बीमारी आता है तो पहले चीज होता है, पहले क्या चीज होता है? किडनी में स्टोन हो जाता है, यानी कि स्टोन हो जाता है, यानी जिसे पथरी कहा जाता है। तो देखिए किडनी में जब स्टोन होता है ना तो बहुत दिक्कत होता है ऑपरेशन करने में। उसको सीधे कंप्यूटर के द्वारा या मशीनरी चीज़ों के द्वारा किया जाता है, यानी कि इतना छोटा किडनी होता है। तो इसमें होता है किडनी में आपको दर्द रहता है। जब स्टोन में हो जाएगा, स्टोन हो जाएगा किडनी में, तो आपको किडनी का दर्द जो होता है, किडनी कहाँ पाया जाता है? ये वाले पार्ट पर, नीचे वाला पार्ट पर पाया जाता है। तो अगर ये किडनी में आपको दर्द होने लगे तो समझ लीजिए उसको चेकअप कराइए। अगर स्टोन होता है तो किसके कारण होता है? तो होता है कैल्शियम ऑक्जिलेज। किसके कारण होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेज के कारण क्या होता है? आपको किडनी में स्टोन हो जाता है। ठीक है, तो किडनी में आपको दर्द हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए कि कहीं भी आपका प्रॉब्लम ना हो जाए। तो कैल्शियम ऑक्जिलेज के कारण पूछता है, रेलवे में कितना बार पूछा हुआ है कि किडनी में जो स्टेन होता है
किसके कारण होता है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेज के कारण होता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए एक यूरेनिया होता है, यूरेनिया एक बीमारी है, वो भी किडनी की बीमारी है, उसमें अमोनिया की मात्रा अधिक हो जाएगा तो ये यूरेनिया बीमारी हो जाता है, अमोनिया की मात्रा। तो इसका भी आपको चेकअप कराना पड़ेगा, चेकअप कराते रहिए। तो यूरेनिया जो बीमारी होगा तो वो आपको अमोनिया बढ़ गया है, अमोनिया आपको बढ़ जाएगा तो यूरेनिया बीमारी हो जाएगा। दूसरा बात है, तीसरा बात की ग्वाइट यानी कि गठिया क्या होता है? गठिया रोग समझते हैं? गठिया काफ़ी खतरनाक होता है। बुढ़ारी समय में लोग कहते बाप रे बाप ये दर्द कर रहा है, ये दर्द कर रहा है, ये दर्द कर रहा है, उठने बैठने चलने हर आपका जो गांठ होता है ना वहाँ आपको दर्द करता है। तो गठिया रोग किसके कारण होता है समझ रहे हैं ना? देखिए गठिया रोग होता है आपके यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो डॉक्टर के पास जाइएगा तो कहिए कि डॉक्टर साहब हमारा तो ठेहुना से उठले नहीं जाता है, डॉक्टर साहब हमारा हथवे नहीं मुड़ रहा है, डॉक्टर साहब ये हो गया है। तो जहाँ जहाँ आपका गांठ है वहाँ आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, यानी कि बढ़ गया यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जब जब आपका शरीर में बढ़ेगा तो गांठ आपको, ये ज़्यादातर ज़्यादा उम्र में ये सब देखने को मिलता है, कभी कभी तो छोटे बच्चों में भी देखने को मिलता है। तो यूरिक एसिड जब भी आपके शरीर में बढ़ेगा यानी इनकी मात्रा अधिक होगी तो निश्चित आप गठिया के रोग के शिकार होंगे। गठिया के मतलब जहाँ जहाँ शरीर में गांठ है तो वहाँ आपको दर्द होगा ही। तो इसलिए तुरंत डॉक्टर से मिलिए। आपको जब पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि यूरिक एसिड बढ़ जाने से क्या होता है, गठिया हो जाता है। तो यूरिक एसिड का दवा कौन सा है, डॉक्टर से मिलिए, बोलिए कि ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर से ज़्यादा बहस नहीं करना चाहिए ना, तो ठीक नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको इतना बात जान लीजिए गठिया रोग किसके कारण होता है? जब आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाए तो गठिया रोग हो जाता है। जब आपके शरीर में अमोनिया की मात्रा अधिक हो जाएगा तो आपका पेशाब जो होगा ज़्यादा गंध देने लगेगा। यूरेनिया जो होता है जिसे कहा तो अमोनिया की मात्रा अधिक हो जाने से होता है। यानी कि शरीर में अमोनिया का निर्माण कौन करता है? आपको पढ़ाए हुए हैं, कौन करता है? लीवर करता है। लीवर जो होता है अमोनिया को यूरिया में चेंज करने में मदद करता है। तो अमोनिया का के यूरिया में कौन चेंज करता है? वो आपको लीवर करता है। आई जो अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगा तो यूरेनिया बीमारी हो जाएगा। आपको यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो गठिया का रोग हो जाइएगा। समझ गए? तो आप इसको भली भांति समझ गए होंगे। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ सकता है और पूछा भी है, इसीलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आपको आगे बताते हैं। भली बात समझ गए होंगे कि क्यों होता है स्टोन जो होता है शरीर में, यानी किडनी में स्टोन क्यों होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेज के कारण होता है। यूरेनिया के कारण अमोनिया बढ़ जाए तो यूरेनिया हो जाएगा और आपको गठिया रोग हो जाता है। यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो गठिया का रोग हो जाइएगा, समझ आए, रोगी हो जाइएगा। तो ठीक है, इसको आप कोई भी दिक्कत होता है तो डॉक्टर से सलाह लीजिए। किडनी में आपको किसी प्रकार का दिक्कत है तो किडनी देखिए, शरीर में दोनों होना जरूरी है। अगर एक भी नहीं रहता है तो एक से काम चल जाता है, लेकिन किडनी जानते हैं जब खराब होता है तो एक को खराब हो गया तब पता नहीं चलता है, दोनों खराब होने लगे तब धीरे धीरे शरीर में पता चलता है। तो शरीर में ब्लड का बनाना, ब्लड को छानना, पेशाब का निर्माण करना, सारा चीज़ किडनी का काम है। तो दोनों मेन चीज़ है, दोनों चीज़ अगर सही से काम नहीं करेगा तब फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए बहुत अच्छे से इसको चेकअप आप कराते रहिए, किडनी से कोई खिलवाड़ ना करिए। समझ गए? अब देखिए किडनी के खराब हो जाने के, अगर मानते हैं कि किडनी किसी का खराब हो गया, मन करे आपको ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो ट्रांसप्लांट कैसे कराइएगा? तो देखिए 48 घंटे के अंदर, 48 घंटा समझ रहे हैं ना, यानी कि 2 दिन के अंदर किसी व्यक्ति का एज के अनुसार देखा जाता है। अगर मानते हैं बूढ़ आदमी का किडनी अगर नया आदमी में लगाइएगा तो ठीक होगा? बताइए, वो काम करेगा सही से? बच्चा का किडनी सियाना में लगाइएगा तो सही से काम करेगा? नहीं। एक एवरेज देखा जाता है, 2-4 वर्ष चल जाता है। यानी कि जो व्यक्ति जिस उम्र का रहता है उसी उम्र का ज़्यादातर चांस रहता है लगाने का। तो आदमी कोई अगर एक्सीडेंट करके मर जाता है या कुछ अचानक तरीके से मर जाता है तो उसका 48 घंटे किडनी आराम से काम करती है, तो उसको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, यानी कि दूसरे आदमी में लगा सकते हैं। 48 घंटे के अंदर आराम से आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है किडनी खराब होने के बाद होता है। जो मेन एक्सक्रीटरी जो सब्सटेंस होता है, यानी कि जो मुख्य उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, तो देखिए पेड़ पौधा में आप देखे हैं, पेड़ पौधा में देखिएगा, जैसे हैं आप किसी काटने वाला चीज़ से मारिएगा ना तो उसमें से भी देखिए लाशा टाइप की निकलता है कि नहीं? तो वो उसका उत्सर्जित अंग हो गया, उत्सर्जित चीज़ें पदार्थ हो गया। यानी कि जैसे रबर लाशा टाइप के देखे ना, तो लाशा भी वो उत्सर्जित तंत्र हो गया, उत्सर्जित पदार्थ हो गया।
तंत्र नहीं। तो वो आपको जो लासा टाइप को जो निकलता है वो उत्सर्जित पदार्थ होता है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है। वो क्या होता है, पेड़ पौधा से जो निकलता है लासा टाइप की, तो उसका वो हो गया। हम लोगों का देखिए अभी पसीना हो रहा है, ये भी एक्सक्रीटरी हो गया, यानी कि उत्सर्जन हो रहा है। शरीर से पेशाब निकलता है, ये भी उत्सर्जन होता है। जो भी चीज़ हम लोग का शरीर से जो भाप निकल रहा है, ये भी आपको उत्सर्जन हो रहा है। जो चीज़ आपको शरीर से अवशिष्ट चीज़ें जो जरूरी नहीं है वो निकल रहा है, लेटरिन निकलता है, यानी कि मल मूत्र निकलना, सब आपको उत्सर्जन का मेन पार्ट होता है। तो ये सारे मेन में कौन कौन सा चीज़ होता है थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें होता है एक यूरियोटेलिक। टेलिक मतलब होता है त्यागना, यूरियो मतलब समझ रहे हैं यूरिया, यूरिया से यूरियो बना है। तो यूरियोटेलिक जो होता है इसमें यूरिया का उत्सर्जन होता है। यूरियोटेलिक में यूरिया का उत्सर्जन होता है। और ये किस में होता है, ये देखिए स्तनधारी में होता है। स्तनधारी में मानव भी आ जाएगा, पशु हो जाएगा। अब स्तनधारी में कहिएगा कि खाली फीमेले को होता है, स्तन मतलब फीमेले को होता है, मानव और पशु दोनों में होता है। तो देखिए आदमी जब जन्म लेता है तो जन्म लेते समय मेल और फीमेल दोनों का तो स्तन होता है, लेकिन डेवलपमेंट 12 वर्ष के बाद फीमेल में होने लगता है। इसका जानते कारण क्या है, इसमें स्तनधारी ग्रंथि पाया जाता है, जबकि मेल में नहीं पाया जाता है, फीमेल में ये पाया जाता है। लेकिन जन्म लेते समय दोनों तो स्तन होता है, मेल का भी होता है, फीमेल का भी होता है, लेकिन डेवलपमेंट का कारण होता है कि 12 वर्ष के बाद जो स्तनधारी ग्रंथि पाया जाता है, जिसके चलते फीमेल में होता है स्तन का बढ़ोतरी होता है, डेवलपमेंट होता है। यानी कि मानव के अंतर्गत दोनों जो होता है स्तनधारी के अंतर्गत आता है। तो जन्म लेते समय सब एक समान होता है, ठीक है, लेकिन ये एक स्तनधारी ग्रंथि होने के चलते जो होता है फीमेल में स्तन का डेवलपमेंट होने लगता है, जबकि मेल में ये नहीं होता है। आप भली बात समझ गए होंगे। तो मनुष्य जो होगा ये दोनों के अंतर्गत आता है, यानी कि ये इसमें यूरिया का उत्सर्जन पेशाब करते समय जो निकलता है उसको क्या यूरिया ना कहते हैं। तो हम लोगों को समय अमोनिया शरीर में बनता है, लेकिन उत्सर्जन क्या चीज़ करते हैं, यूरिया का ना करते हैं। शरीर में तो अमोनिया बन गया, लेकिन फिर अमोनिया यूरिया में चेंज हो जाता है। तो हम लोग जब पेशाब करते हैं वो निकलता है, वो यूरिया के रूप में निकलता है। फिर वहाँ 2 घंटे के बाद बने अमोनिया, उससे मतलब नहीं है, निकलता क्या चीज़ के रूप में है, यूरिया का। तो शरीर में आपको यूरिया कितना % होना चाहिए, 2%, अधिक नहीं होना चाहिए, फिर बीमारी से ग्रसित हो जाइएगा, समझे। तो यूरियोटेलिक में यूरिया का उत्सर्जित होता है, ठीक है। पूछ देगा कि यूरिया का उत्सर्जन किस में होता है, तो खाली आप बता दीजिएगा स्तनधारी में या आपको पशु में होता है, ठीक है। अब देखिए एक होता है यूरोकोटेलिक। यूरोकोटेलिक में सिर्फ यूरिक एसिड निकलता है। यूरिक एसिड जो होता है यूरियोकोटेलिक में निकलता है। अब देखिए यूरिक एसिड जो होगा आपको, यूरिक एसिड किस में निकलता है, जो यूरिक एसिड ही सिर्फ निकले वो आपको बर्ड में और सरीसृप, बर्ड में जाना है ना, यानी कि चिड़िया वगैरह, और सरीसृप जो रेंगने वाले होते हैं, सांप वगैरह है ना, जितने रेंगने वाले जो जीव होते हैं उसमें यूरिक एसिड निकलता है, केवल यूरिक एसिड। और एक जो होता है पक्षी में निकलता है। समझ गए होंगे यूरिक एसिड किसके साथ निकलता, किसके मतलब किस में निकलता है। तो यूरोकोटेलिक जो होता है, यूरोकोटेलिक त्यागना का टेलिक मतलब त्यागना, समझ गए होंगे। अमोनियोटेलिक, अमोनोटेलिक क्या होता है, इसमें सिर्फ अमोनिया का उत्सर्जन होता है। यानी कि हम लोगों में तो अमोनिया का उत्सर्जन नहीं होता है, हम लोगों का चीज का उत्सर्जन होता है, यूरिया का। अमोनिया जो होता है बाद में बनता है, लेकिन उत्सर्जन होता है यूरिया का। तो अमोनिया का उत्सर्जन सिर्फ किस में होता है, वो मछली में होता है और कीट में होता है, समझ गए। तो मछली जो जितने भी जलीय जीव होता है उसमें अमोनिया का उत्सर्जन होता है, समझे। तो जो जिसमें अमोनिया की मात्रा अधिक हो जाता है वो खतरनाक होता है कि नहीं, अमोनिया शरीर के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। तो कीट वगैरह में भी ये निकलता है, मकड़ा वगैरह में भी देखते हैं, मकड़ा में भी ये छोड़ते रहता है सब, उसको भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो होता है पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये किसी भी एग्जाम में आपको पूछ सकता है, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से एक बार बढ़िया से रिवीजन आप कर लीजिए। एक बार थोड़ा सा इसको रिवीजन करवा देते हैं। मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, जो मेन जो होता है उत्सर्जन अंग कौन सा होता है, यूरियोटेलिक, यूरिया का उत्सर्जन। मानव में हम लोगों के शरीर में अमोनिया बनता है लेकिन निकलता है यूरिया के रूप में, वो स्तनधारी होता है, पशु में भी होता है। यूरोकोटेलिक सिर्फ यूरिक एसिड निकलता है, वो बर्ड में निकलता है और सरीसृप यानी कि जो रेंगने वाले होते हैं और चिड़िया में सिर्फ यूरिक एसिड निकलता है। अमोनोटेलिक यानी कि सिर्फ इसमें अमोनिया का उत्सर्जन होता है, वो भी किस में, सिर्फ मछली में और आपको कीट वगैरह में आपको निकलता है। जलीय जीव जो होते हैं मछली, इसमें आपको अमोनिया निकलता है। एग्जाम में आपको पूछ सकता है, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से बढ़िया से एक बार रिविजन सबको कर लीजिएगा और किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे अच्छा होगा ये चैप्टर, ठीक है। तो इसको आप समझ गए होंगे वाली बात ही, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।